सो क्रॉस वैलिडेशन, बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन क्या है? प्रीवियसली वी हैव सीन कि हमने डेटा को ट्रेन और वैलिडेशन स्प्लिट में बांट दिया है। पहले ट्रेन और टेस्ट में बांटा था, फिर जो ट्रेन डेटा था उसको भी दो पार्ट में किया था, ट्रेन और वैलिडेशन। और ट्रेन और वैलिडेशन डेटा का यूज क्या होता है बेसिकली? सो सिंपल कि सपोज ये मेरा ट्रेन है, ये वैलिडेशन है, ये मेरा वैलिडेशन डेटा है और ये मेरा टेस्ट डेटा है, ठीक है। तो जो ट्रेन डेटा है इस पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, वैलिडेशन डेटा पे हम मॉडल को वैलिडेट करेंगे कि कितना परसेंट एक्यूरेट है, वेदर दैट मॉडल इज परफेक्ट और नॉट, गुड और नॉट, समथिंग समथिंग। और फिर बाद में हम लास्ट में इफ वी आर सेटिस्फाइड कि हमारा मॉडल परफेक्ट है, तो बाद में हम क्या करेंगे? टेस्ट डेटा पे चेक करेंगे। इसमें होगा क्या कि मैं बार बार जब मैं मॉडल को टेस्ट करूंगा, सपोज मैंने मॉडल 1 बनाया, वैलिडेशन पे ये वाला वैलिडेशन डेटा है, सही नहीं आया, मे बी 75% हुआ, फिर मैं वापस से दूसरा मॉडल बनाया, दूसरा मॉडल में बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत हाइपर पैरामीटर में चेंज करूंगा, कुछ मॉडल को और कंट्रोल करूंगा, तो मॉडल आ गया 80%, इसमें भी लगभग लगभग 75% आया। फिर वापस से चेक किया, मॉडल की वैल्यू आ गई 85%। धीरे धीरे कैसे भी करके इसको मैं लेके आऊंगा जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है उसमें। लेकिन बार बार होगा क्या कि ट्रेनिंग के लिए एक ही डेटा यूज हो रहा है और वैलिडेशन के लिए भी सेम डेटा यूज हो रहा है इन द सेम ऑर्डर। ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटा की ऑर्डरिंग की वजह से कभी कभी मॉडल सही नहीं आता, या फिर मैं सेम डेटा को, सेम ट्रेनिंग डेटा को बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है ना। होना ऐसा चाहिए था कि डेटा को, मतलब वैलिडेशन डेटा, ये अगेन चलो ट्रेन तो कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन जिसमें मैं वैलिडेट कर रहा हूँ वो भी सेम डेटा है। ऐसा होना चाहिए था कि वैलिडेशन डेटा बार बार अलग होना चाहिए था, है ना, ताकि हम टेस्ट डेटा को जस्टिफाई कर पाए कि हाँ एकदम बिल्कुल नया डेटा आएगा तो भी ये सही काम करेगा, है ना। ट्रेनिंग और ये वैलिडेशन बदलते रहना चाहिए। तो क्रॉस वैलिडेशन विल रेस्क्यू फॉर अस। तो इसमें क्रॉस वैलिडेशन सिंपली क्या करता है ना, तो बेसिकली यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन को सीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे लिखता हूँ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, मतलब के नंबर ऑफ टाइम आप उसको ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करो। तो ये जो एग्जांपल है ये 4 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का है। यहाँ पे देखो क्या किया पहले हमने, यहाँ पे फोल्ड 1 मतलब पहला जो 20% हिस्सा है ये वैलिडेशन के लिए जाएगा और इस पे ट्रेनिंग के लिए जाएगा। फिर बाकी का रिमेनिंग 20%, मतलब बाकी का 20% फिर दूसरा वाला यूज किया, इसको वैलिडेशन के लिए, इसको बाकी को ट्रेनिंग के लिए। सेम है जिसमें और इसमें। और ये जो ट्रेनिंग डेटा होगा इस पे मैं फिट अप्लाई करूंगा, फिट अप्लाई करूंगा मतलब मॉडल को ट्रेन करूंगा, और इस पे मैं स्कोर चेक करूंगा, मतलब मैं मॉडल को वैलिडेट करूंगा। और बार बार यहाँ पे ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा बार बार चेंज हो रहा है ना। तो एक बार वैलिडेशन स्प्लिट करने से अच्छा, एक ही वैलिडेशन डेटा यूज करने से अच्छा मैं डेटा को अलग अलग वैलिडेशन डेटा देके चेक करूंगा कि मेरा मॉडल कैसे काम कर रहा है। और अगर कोई सही नहीं आया तो मे बी अब मैं मॉडल को नया चेंज करूंगा, मतलब मॉडल की मे बी हाइपर पैरामीटर को चेंज करूंगा, और फिर मेरा ट्रेनिंग और वैलिडेशन डेटा अलग अलग होगा, है ना। तो ऐसे थोड़ा हम और ज्यादा श्योरिटी सोच सकते हैं कि लाइक वी कुड बी मोर कॉन्फिडेंट कि हमारा मॉडल सही काम करेगा। और टेस्ट डेटा को बाद में हम इसको साइड पर रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको देखना भी नहीं है, इसको देखना भी नहीं है। एक बार हमने इसको बना लिया, पाइपलाइन बना लिया एक बार हमने इस पे, अब सीधा टेस्ट पे चेक करना था। जो वैलिडेशन पे आया वही सब, जो वैलिडेशन डेटा पे आउटपुट आया वही आउटपुट टेस्ट डेटा पे, सिमिलर आउटपुट टेस्ट डेटा पे आना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि यस वी आर श्योर हमारा मॉडल इतना परसेंट काम करेगा। वो जो पहला वाला एग्जांपल था इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको सफल कर देंगे, हाँ और बाद में वो जो दो है वो एक्सपेक्ट वो दो स्प्लिट कर देंगे और बाद का 75% दूसरा। हाँ, तो सफल कर लिया, लेकिन बार बार जब हम नया नया मॉडल ट्राई करेंगे तो यहाँ पे तो एक ही वैलिडेशन होगा ना, वैलिडेशन डेटा तो एक ही होगा, हर वक्त सफल करते हैं। तो वही तो हो रहा है। ये मतलब इसमें वो मैंने देखा वो ऑर्डर से भी हाँ वो दो हम दूसरा और लेते हैं, लेकिन सफल की तरह हुआ नहीं बेसिकली नहीं, इस बार नहीं, इस बार क्रॉस वैलिडेशन में बार बार सफल नहीं होता, खाली एक बार सफल होता है। बाद में वो दूसरा रिकॉर्ड रहता है तो हाँ नहीं, एक ही बार सफल होगा और उसको फिर ऐसे 4 सेक्शन में बांट देगा, और हर एक सेक्शन का ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट अलग अलग कर देगा, और फिर उस हिसाब से करेगा। એવું એક્ઝામ્પલ પીઝા હોય તો એના 4 સ્લાઇસ કે તો એક ખાય છે બીજો ખાય છે ત્રીજો એવી રીતના છે લાઈફમાં हाँ સફળ કર્યો પછી हम्म સમજ ગયા
ओके, सो ईच फोल्ड गिव्स अ स्कोर एंड वी यूजुअली एवरेज आवर के रिजल्ट। और फिर हम ऐसा नहीं कि हर एक का मतलब इस पे चार मतलब चार डेटा सेट है, चार बार मॉडल ट्रेन होगा, है ना, और हर एक मॉडल का आउटपुट अलग अलग होगा और हम इसका एवरेज निकाल के हम जस्टिफाई करते हैं कि ये होना चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑन एन एवरेज इतना है। चारों का एवरेज अलग चारों अलग का हाइपर एवरेज, पैरामीटर्स हाँ। करके सबका ये अगर सेम हाइपर पैरामीटर का भी एवरेज होगा इसमें, अगर एक ही बार मॉडल ट्रेन करें तो वो एवरेज निकालेगा। It's better to examine the variation in score and gives a more robust measure of error and on unseen data। मतलब कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये डेटा कुछ ऐसा है कि जो बाकी डेटा सेट में है ही नहीं, ये वाला फोल्ड तो यहाँ पे एक्यूरेसी कम आएगी, फिर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों कम आया, दैट वी हैव टू जस्ट मतलब देखना पड़ेगा, है ना। साइकिट, ये था क्रॉस वैलिडेशन। साइकिट लाइन के साथ कैसे करना है क्रॉस वैलिडेशन, सिंपल मॉडल सिलेक्शन करते हैं, हमारे पास मॉडल है इसके लाइन में, मॉड्यूल है, और फिर उसमें से हम दो मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, क्रॉसवेल स्कोर और क्रॉस वैलिडेट, दो फंक्शन है, क्रॉसवेल स्कोर एंड क्रॉस वैलिडेट। अब क्रॉसवेल स्कोर पहले अप्लाई करते हैं। क्रॉस, यहाँ पे हमने क्या किया, डिसीजन ट्री क्लासिफायर इनिशिएट किया, मैच डेप्थ 4 क्रॉसवेल स्कोर किया, मॉडल आपके अगेन इसको यूज करने का तरीका है क्रॉसवेल स्कोर, मॉडल इसके अंदर पास करेंगे, एक्स ट्रेंड पास करेंगे, वाई ट्रेंड पास करेंगे, सीवी इक्वल टू 10 मतलब क्रॉस वैलिडेशन 10, तो टोटल 10 ऐसे पार्टीशन ऊपर फोल्ड फोल्ड था, ये 10 फोल्ड होगा, और सीवी का स्कोर देखेंगे तो ये मेरे को रिजल्ट मिला। मतलब इसका एवरेज करने का बाद में। हाँ, इसका एवरेज करने का, ठीक है। यहाँ पे एवरेज ऑफ क्रॉस वैलिडेशन, सीवी का स्कोर का एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। तो मतलब ऑन एन एवरेज जो 84% हमारा है, और हर एक जो वेरिएशन ऑफ आउटपुट वो 9%, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 9%, ठीक है। अब ये क्या करता है अंडर द हुड, ये क्या करता है, इट क्रिएट सीवी फोल्ड ऑन द डेटा, इन ईच फोल्ड मॉडल को ट्रेनिंग पोर्शन में ट्रेन करेगा और वैलिडेशन पे स्कोर चेक करेगा। आउटपुट इज द लिस्ट ऑफ वैलिडेशन स्कोर इन ईच फोल्ड। ये जो आउटपुट है ना, ये वैलिडेशन का आउटपुट है, खाली ट्रेनिंग का नहीं। वैलिडेशन पे स्कोर ट्राई किया और फिर जो भी आउटपुट आ रहा है ना, वो ये आउटपुट है वैलिडेशन। क्लियर। अब क्रॉस वैलिडेट करके फंक्शन है, क्रॉस वैल स्कोर ऊपर हमने देखा, और क्रॉस वैलिडेट दोनों सेम काम करता है, बट क्रॉस वैलिडेट इज मोर पावरफुल फंक्शन। क्रॉस वैलिडेट, हाँ, ये ऊपर किया ना, क्रॉस वैल स्कोर और क्रॉस वैलिडेट, क्रॉस वैलिडेट इज मोर पावरफुल फंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन स्कोर दोनों देता है। क्रॉस वैल स्कोर खाली वैलिडेशन स्कोर देता है ना, और ये ट्रेनिंग और वैलिडेशन स्कोर दोनों देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग वाला सिनेरियो अभी तक पढ़ा कि नहीं हमने पढ़ा। हाँ, तो मतलब देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में क्या आउटपुट है ना। अब यहाँ पे देखो क्रॉस वैलिडेट किया और यहाँ पे हम प्रिंट करा, अभी देखो क्या, फिट टाइम, स्कोर टाइम, टेस्ट स्कोर, ट्रेन स्कोर। टाइम कितना लग रहा है, ट्रेन स्कोर कितना है, टेस्ट स्कोर कितना है, ट्रेन स्कोर। यहाँ पे टेस्ट स्कोर मतलब वैलिडेशन स्कोर है, ठीक है, हर एक का आउटपुट बता रहा है। क्लियर। यहाँ पे स्कोर का मीन निकालेंगे तो 84% ही था ना, 840076, देखो यहाँ पे है ना, और 0.9 ये कहाँ गया, नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं किया, ट्रेन स्कोर है ना 0.9। हाँ, क्लियर है, ये ट्रेन स्कोर, मतलब ठीक है। अपने को ऐसा मॉडल चाहिए कि ये दोनों सेम नो, थोड़े से हाँ, ठीक है, और ज्यादा भी हो, मतलब सेम भी हो थोड़ा ज्यादा भी हो threshold से। तो कीप इन माइंड दैट द क्रॉस वैलिडेशन डज नॉट रिटर्न अ मॉडल। क्रॉस वैलिडेशन ना मॉडल रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ हमें बेस्ट मॉडल का हाइपर पैरामीटर फाइंड करने के लिए। मतलब ये हमने मॉडल फाइंड किया, ये हमने मॉडल ट्रेन किया, डिसीजन ट्री विद मैच डेप्थ 4, एक मॉडल हमने सेट कर लिया, और इसी मॉडल पे हम ये डेटा को ट्रेन कर रहे हैं। दोनों मॉडल रिटर्न नहीं करते हैं ना, दोनों दोनों। वो पहला स्कोर रिटर्न करता है और ये टोटल करेक्ट मॉडल का बिल्ड डिसीजन ट्री होता है, दोनों में से कोई भी मॉडल नहीं रिटर्न करता, ठीक है। ये तो जस्ट चेक करने के लिए कि कौन सी मैच कि मतलब हाँ, कि मतलब कौन सा ये वाला मॉडल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैलिडेशन डेटा पे। और अगर सही काम कर रहा है तो वापस से हमें मॉडल को पूरे डेटा के साथ रिट्रेन करना पड़ेगा।
सर वो हम ये दे सकते हैं कि इसने कौन सा वैलिडेशन लिया और कौन सा डेटा ट्रेनिंग लिया, कि वो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो देखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप वैलिडेशन के लिए डेटा देख लेते हो, समझो, तो आप डेटा देख के कर रहे हो ना, तो आप तो मशीन लर्निंग तो जनरलाइज कैसे करोगे? मतलब ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि आप तो अपने हिसाब से डेटा देख के बना रहे हो। तो अगर कोई नया डेटा होगा तो आपने जैसा डेटा देखा है वैसा थोड़ी ना होगा। आंसर तो हमें अपने आप को अंधेरे में रखना है। लाइन देखिए। क्लियर? या दिस इज अ वे टू इवेल्युएट द मॉडल, नॉट टू बिल्ड अ मॉडल। ठीक है? ओके, हियर इज द एग्जांपल। ये तो मैंने बताया है ना, ये हमारा टेस्ट डेटा है, ये ट्रेन डेटा है। पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा, चौथा, 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पे अलग अलग किया, और हमने स्कोर जो आउटपुट है वो इसका है, ट्रेन स्कोर इसका है ना। और फिर जब हम फिर सब में मीन निकालेंगे तो हमें इन सबका मीन निकल के आएगा, सबका आउटपुट आएगा। क्लियर? जिसका एवरेज ज्यादा होगा वो मॉडल ले लेंगे हाइपर पैरामीटर। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेस्ट है हाइपर पैरामीटर कौन सा होगा? जिसका एक्यूरेसी ज्यादा आती है। ऐसा मीन वैल्यू निकालते हैं। तो मीन जिसका ज्यादा होगा वो ही हाइपर पैरामीटर लेने का कि अभी हाइपर पैरामीटर हमने चेंज कहाँ किया है? एक ही तो रखा है। हाँ, तो वो तीसरा दूसरा भी करे तो उसमें से सिलेक्ट कौन सा करने का? जिसका बेस्ट है वो, जिसका एवरेज ज्यादा है वो, ज्यादा है वही, है ना। ये तो सिर्फ स्कोर चेक करता है ना कि ये हमारा मॉडल है, मतलब मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए ये मॉडल यूज कर सकते हैं मॉडल के लिए। ठीक है? Our typical supervised learning setup is as follow. We are given a training data with feature X and target Y, है ना। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है जिसमें X और Y है। हम क्या करते हैं, ट्रेन और टेस्ट डेटा पे स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है? और ट्रेनिंग डेटा को हम क्रॉस वैलिडेट करते हैं हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है? मतलब बेस्ट हाइपर पैरामीटर कौन सा होगा, कौन सा हाइपर पैरामीटर में क्या वैल्यू मिल रही है। फिर हम बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है वो टेस्ट डेटा पे ट्राई करते हैं। ठीक है? हियर वी केयर अबाउट द टेस्ट एरर व्हिच टेल्स अस हाउ वेल आवर मॉडल कैन बी जनरलाइज्ड। यहाँ पे टेस्ट एरर है वो, if this test error is reasonable we deploy the model which we will be used on a new and seen example, है ना। यहाँ पे सिंपल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करे, डिसीजन ट्री, मैच डेप्थ 10, क्रॉस वैलिडेशन किया, ये मिला। कितना है इस पे देखो, 80, 70, 60 भी है, और यहाँ पे मोस्टली 100% है, क्योंकि मॉडल हमारा मैच डेप्थ 10 है इसकी वजह से, है ना। पूरा ग्रो। हाँ, अब ये हमने मॉडल बनाया। अब अगेन क्रॉस वैलिडेशन इज सो कॉमन टास्क कि हम एक फंक्शन बना रहे हैं, मीन स्टैंडर्ड क्रॉस वेल स्कोर। मॉडल लेगा एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और कीवर्ड्स लेगा, और क्रॉस वैलिडेट करके हमें आउटपुट देगा सबका। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, मीन स्टैंडर्ड क्रॉस वेल स्कोर, मॉडल वगैरह पास किया, और इस रिजल्ट में हम जस्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, व्हिच इज दिस मच। टेस्ट स्कोर कितना है ऑन एन एवरेज? 77%, इसमें 99%। तो बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल कैसे होगा, वो कैसे चुनेंगे, वो हम देखेंगे। सो हाउ डू वी नो वेदर दिस टेस्ट स्कोर इज रीजनेबल और नॉट? ये जो टेस्ट स्कोर सही है कि नहीं, कैसे हम जानेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, विल सी दिस नाउ। अब हम बात करते हैं अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग एंड फंडामेंटल ट्रेड ऑफ द गोल्डन रूल का। ठीक है, अंडर फिटिंग। उसके पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एरर कितने हैं। So imagine that you are training a model on train data and validation error. मतलब imagine that your train and validation error do not align each other. Do not align each other का मतलब क्या हुआ कि दोनों, मतलब ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों अलग अलग नहीं है, मतलब दोनों सेम सिमिलर नहीं है। सो हम कैसे प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे? सो वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट 4 टाइप ऑफ एरर, 4 टाइप के एरर को हम बात करेंगे हमें बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल चूज करने के लिए। पहला, एरर ऑन द ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा में एरर कितना है, वैलिडेशन डेटा में एरर कितना है, टेस्ट डेटा में एरर कितना है, और बेस्ट पॉसिबल एरर क्या हो सकता है। मतलब कुछ भी कर लो इतना एरर तो होगा ही। ये टेस्टिंग पे कौन रहेगा? हाँ, बेस्ट। ठीक है, पता चला।
अब बात करते हैं अंडर फिटिंग कंसेप्ट की। तो मॉडल यहाँ पे डिसीजन ट्री बनाया मैंने, मैक्स डेप्थ 1 रखा। मैक्स डेप्थ 1 रखा मतलब बहुत ही सिंपल मॉडल है ना, बहुत ही सिंपल मॉडल। क्रॉस वैलिडेट कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग और वैलिडेशन एरर देख रहे हैं। यहाँ पे कितना है ट्रेनिंग एरर 80%, वैलिडेशन एरर 21%। तो इसको हम अंडर फिटिंग बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि हमारा मॉडल अंडर फिटेड है। क्यों बोलेंगे अंडर फिटेड है? बिकॉज सारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग, ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों पे हमारा मॉडल बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है। दोनों का एरर बहुत ज्यादा है, ट्रेन डेटा पे भी और वैलिडेशन डेटा पे भी। ठीक है, तो इसलिए हमारा मॉडल अंडर फिटेड है। मतलब मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अभी ट्रेनिंग डेटा को भी कैप्चर कर सकता है, ऐसा बहुत ही सिंपल मॉडल है। ज्यादा फीचर्स नहीं डाले हैं। हाँ, ठीक है। तो इसी को हम अंडर फिटिंग बोलते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग और वैलिडेशन एरर दोनों ज्यादा होता है, हाई होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग क्या होता है? जहाँ पे ट्रेनिंग डेटा बहुत मिनिमम है और वैलिडेशन डेटा बहुत ज्यादा है। तो ट्रेनिंग डेटा तो बहुत मतलब एकदम मतलब मिनिमम हो गया, मतलब ट्रेनिंग स्कोर 100% हो गया और वैलिडेशन स्कोर ओनली 80% है। तो इसको हम बोलेंगे कि मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को इतना अच्छे से सीख लिया है कि वैलिडेशन डेटा पे वो अब जनरलाइज नहीं हो रहा है। समझ में आया? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, मतलब मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से सीख लिया है। और जब भी कोई नया डेटा आता है तो वो काइंड ऑफ वो हर एक रूल्स को फॉलो करने जाएगा तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम ओवर फिटिंग बोलते हैं। मतलब ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी बहुत कम होती है और वैलिडेशन डेटा की एक्यूरेसी हाई होती है। समझ में आया? ओवर फिटिंग। ओके, तो कौन सा चूज करना है? जो बीच का है वो चूज करना है ना। तो द डू नॉट नेसेसरी डिक्रीज विद द ट्रेनिंग एरर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे देखो, मैं मैक्सिमम डेप्थ में 1 से लेके 16 तक ले रहा हूँ। पहले मैक्स डेप्थ 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग ट्राई कर रहा हूँ और फिर सबका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कि क्या आउटपुट आएगा। ये किया, लेट मी जस्ट प्लॉट दिस डेटा। ये देखो, जैसे जैसे डेप्थ वैल्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो डेप्थ वैल्यू बहुत ही कम था, 2 था। तो ट्रेनिंग डेटा भी इतना था, एरर है ये। तो ट्रेनिंग एरर इतना था और वैलिडेशन एरर इतना था। जैसे जैसे डेप्थ वैल्यू इंक्रीज होता गया ये भी थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन और इंक्रीज किया तो ये एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर धीरे धीरे बढ़ता ही गया। क्यों क्यों बढ़ता गया? क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटा को ही, मतलब ये जो फंक्शन बना रहा है मॉडल फंक्शन, ये सिर्फ ट्रेनिंग डेटा के लिए स्पेसिफिक बन गया। कोई नया डेटा आएगा तो उसके लिए वो सही नहीं होगा, ऐसा। तो हमें वैसा नहीं बनाना है। समझ में आया? तो इसमें 6 लेने का मतलब हाँ, वो तो हमारे चॉइस के ऊपर है कौन सा चूज कर सकते हैं। So here for the largest depth we observe that the training error is close to zero but validation error goes up. जब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे as we make more complex model we start encoding random quirk in the data, है ना, which are not grounded। ठीक है, तो this is the problem of overfitting, मतलब इसको हम overfitting बोलते हैं। So what is the fundamental trade-off? The fundamental trade-off supervised machine learning क्या है? As you increase the model complexity, जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगी, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करेगा का क्या क्या मतलब हुआ? मतलब ज्यादा डेप्थ बढ़ाएंगे हर एक वो भी उसे मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब ज्यादा फीचर्स डालते हैं। हाँ हर एक वैल्यू के लिए वो हाँ। तो जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे ट्रेनिंग डेटा टेंड्स टू गो डाउन, ट्रेनिंग डेटा कम होगा, मतलब ट्रेनिंग एरर कम होगा, बट वैलिडेशन एरर ज्यादा होगा, है ना। यस, ये सो ये है हमारा फंडामेंटल ट्रेड ऑफ ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। मतलब हमें वैसा चाहिए एरर, मतलब वैसे इतना ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स मत कर दो कि ये एरर बहुत ज्यादा हो गया और ये एरर, मतलब ये एरर बहुत कम हो गया और ये एरर बहुत ज्यादा हो गया। बीच में हमें बीच में ऐसा कुछ चाहिए। अब बात करते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ की।
द फंडामेंटल ट्रेड ऑफ इज कॉल्ड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ऊपर जो था उसको बायस वेरिएंस भी बोलते हैं। बायस मतलब टेंडेंसी ऑफ कंसिस्टेंटली लर्न द सेम रॉन्ग थिंग, मतलब टेंडेंसी ऑफ कंसिस्टेंटली लर्न द सेम रॉन्ग थिंग का क्या मतलब हुआ कि जब मैं डेटा को मॉडल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ तो सेम चीज को और ज्यादा सीख रहा है, इतनी गलती है उस गलती को और सीखते जा रहा है, तो वो मॉडल हमारा बायस्ड हो रहा है गलत डेटा की तरफ। वो मतलब वो एक ही सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को ज्यादा बार बार वो सीख रहा है और वही Yes. रिजल्ट दे रहा है, रॉन्ग रिजल्ट। यस। एंड वेरिएंस मतलब टेंडेंसी टू लर्न रैंडम थिंग्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रियल सिग्नल, मतलब जो एक्चुअल जो होना चाहिए था आउटपुट वो नहीं सीख रहा, बट इधर उधर की चीजें सीख रहा है। ठीक है, तो सिंपल याद रखना है, हाई बायस कॉरस्पॉन्ड टू अंडर फिटिंग। जब हमारे डेटा में हाई बायस होगा तो उसको हम अंडर फिटिंग होगा, मतलब वो प्रॉपर सीख ही नहीं पाएगा मॉडल। और हाई वेरिएंस मतलब ओवर फिटिंग होगा। आप या फिर बायस वेरिएंस छोड़ के ना अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग याद रखना, जो ज्यादा मीनिंगफुल है ना। बायस वेरिएंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग थोड़ा आसान है, उसको जल्दी समझो, है ना। हाउ टू पिक अ मॉडल दैट वुड जनरलाइज बेटर, मॉडल को कैसे कौन सा मॉडल को चूज करना है। वी वांट टू अवॉइड बोथ अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग, हम दोनों अवॉइड करना चाहते हैं। वी वांट टू कंसिस्टेंट, वी वांट टू बी कंसिस्टेंट विद द ट्रेनिंग डेटा, बट वी डू नॉट रिलाई टू मच ऑन इट। तो जैसे सपोज यहाँ पे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी है जो इधर से इधर जा रही है, इधर अंडर फिटिंग है, मतलब इधर मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम, तो एक्यूरेसी भी कम होगी। और ये जो है ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दोनों का है, ये ट्रेनिंग डेटा है और ये टेस्ट डेटा है, ठीक है, वैलिडेशन डेटा है। तो जैसे जैसे देखो मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ते जाएगी, ठीक है। फिर एक समय पे इसकी बढ़ेगी और एक समय पे ना ये वैलिडेशन की एक्यूरेसी कम होने लगेगी। हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना है कि ये कौन सा मॉडल है, ये वाला मॉडल है ना, जहाँ पे ट्रेनिंग डेटा भी हाई है और वैलिडेशन डेटा भी हाई है। हमें ये वाला मॉडल चाहिए, समझ में आया। तो दिस इज द स्वीट स्पॉट, वी वांट दिस वन। तो हमें वो मॉडल चाहिए कि कौन, मतलब इतना कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, इससे ज्यादा हम करेंगे तो ये हमारा ये डेटा जनरलाइज नहीं होगा, ठीक है। So there are many subtles here and there is no perfect answer, but a common practice is pick the model with minimum cross validation error। जब अगर आप क्रॉस वैलिडेशन करते हो तो क्रॉस वैलिडेशन में हमें जो मिलता है वो एक्यूरेसी मिलती है ना। एरर नहीं मिलती उसको, दोनों दूसरे का उल्टा ही हुआ ना, एक्यूरेसी हाई तो एरर कम होगा ना। एक्यूरेसी है, एरर कम हो गई। यहाँ पे वही कह रहा है ना, मिनिमम वैलिडेशन एरर। तो क्रॉस वैलिडेशन में हमें एक्यूरेसी मिलती है और उसमें हम ट्रेन और टेस्ट दोनों का मिलता है। तो सिंपल हमें क्या चूज करना है कि वैसा वाला वैलिडेशन जिसका ज्यादा सबसे मतलब स्कोर है ना, वैसा वैलिडेशन वाला मॉडल, वो वाला मॉडल कि जिसपे वैलिडेशन डेटा का आउटपुट ज्यादा है ना। आया समझ में? यस। अब यहाँ पे क्रॉस वैलिडेट, यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं जस्ट उसके लिए, है ना, क्रॉस वैलिडेशन के लिए, है ना। रिजल्ट देख रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट है। बेसिकली ये एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है, ठीक है। रिजल्ट की एक कहाँ था, अच्छा ये बनाया था, एरर था ना वो 116, ये हमने बनाया था, है ना। तो इसमें हमें अगर एरर है हमारे पास तो सबसे कम एरर किसका है, मीन सीवी स्कोर, मीन सीवी स्कोर सबसे कम किसका है, ये पाँच ये वाला यूज करना है। तो हम वैसे तो बेसिकली इसमें फिफ्थ मतलब डेप्थ की वैल्यू अगर 5 रहेगी वो वाला मॉडल की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, वापस मॉडल बनाएंगे विद डेप्थ इक्वल टू 5 और इस बार हम पूरे ट्रेनिंग डेटा को ट्रेन करेंगे
और टेस्ट डेटा पे ट्राई कर रहे हैं, जो ओरिजिनल टेस्ट डेटा है हमारा अपनी, समझ में आया? टेस्ट स्कोर वर्सेस क्रॉस वैलिडेशन स्कोर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट दिए, यहाँ पे बेसिकली हम वो वाला जो यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं कि आर्ग में मतलब इंडेक्स ले रहे हैं और इसको हमने इंडेक्स बना ही दिया है, तो आउटपुट हमें 5 ही मिलेगा, ठीक है। और रिजल्ट और उसकी वैल्यू ले रहे हैं, कौन सा आउटपुट है उसका वैल्यू 5 है, ये बेस्ट डेप्थ है, ठीक है। यहाँ पे देखो इट इज बेस्ट डेप्थ 5, लेट्स पिक बेस्ट डेप्थ 5 एंड ट्राई दिस मॉडल ऑन द टेस्ट डेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, डिसीजन ट्री क्लासिफायर को डेप्थ इक्वल टू 5 पे वापस से ट्रेन करूंगा, पूरे ट्रेनिंग डेटा को मैं फिट करूंगा और मैं इस बार टेस्ट डेटा पे स्कोर चेक करूंगा। और यहाँ पे बेसिकली एरर देख रहे हैं 1 माइनस मॉडल 90%, हाँ 20%, ठीक है। तो ये हमारा एरर है, ठीक है। The test error is comparable with the cross validation error. Do we feel confident that this model would give similar performance when deployed? मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ये मॉडल, तो अगर इस पे कितना था 1918 ही है ना, इस पे भी तो 1918 था, सही है ना। तो अगर बेसिकली 20% एरर है, 19% है, ठीक है, 19% एरर है, तो अगर मैं यही मॉडल को डिप्लॉय कर दूं तो कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं हम लोग कि 80% तो ये मॉडल सही ही काम करेगा, 20% गलत है ना। की चोट पे अपने बोल सकते हैं कि ये मॉडल जो है वो 80% सही रिजल्ट देगा, 100% तो नहीं देगा लेकिन 80% सही रिजल्ट देगा, और इसकी श्योरिटी मैं लेता हूँ, से बोलोगे ना, और 20% नहीं देगा। तो जो भी इस मॉडल को यूज करेगा उसको ये बात पता होनी चाहिए रियल वर्ल्ड, ये 80% टाइम ही सही काम करने वाला है। मतलब अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इफ ही इज यूजिंग दिस मॉडल, तो उसको 80% ही मतलब जो भी आउटपुट होगा, जो भी रिजल्ट है, सपोज कि वो 20,000 का 30,000 करने वाला है फिर 100%, तो 30,000 ना होके कितना हो जाएगा 20,000 का, मतलब 28, हाँ तो 26-27,000 कुछ हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम श्योरिटी इस तरीके से दे सकते हैं, 20% का सो द गोल्डन रूल क्या है, इवन दो वी केयर मोस्ट अबाउट द टेस्ट एरर, है ना, द टेस्ट डेटा कैन नॉट इन्फ्लुएंस द ट्रेनिंग फेज इन एनी वे। मतलब टेस्ट डेटा को कभी भी ट्रेनिंग डेटा पे नहीं दिखाना है, ट्रेनिंग टाइम तो टेस्ट डेटा को साइड पे ही रखना है, तो कभी देखना ही नहीं है। We have to be very careful not to violate it while deploying our ML pipeline. Not to violate का मतलब क्या हुआ कि ये जो गोल्डन रूल है टेस्ट डेटा को अलग करने वाला, आपको ये वायलेट नहीं करना चाहिए। हाँ, और बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी ये गोल्डन रूल ब्रेक किया है लेकिन बट उन लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब आप तो मतलब लोगों को बेवकूफ ही बना रहे हो ना। अगर मैं ट्रेनिंग डेटा, अगर मैं टेस्ट डेटा देख लूं और मुझे पता है कि टेस्ट डेटा जैसा ही आएगा डेटा और यही आएगा, इसी में से कोई एक आएगा, तो मैं सिंपल डिसीजन ट्री विद 100% एक्यूरेसी बना सकता हूँ। मुझे तो पता है ना ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर अपने को पता है कि टेस्ट मतलब सपोज देयर आर 1 मिलियन डेटा और एक कोई मशीन का डेटा है, ठीक है, और वो मशीन का डेटा उसी में से जो भी डेटा है वैसा ही आने वाला है, एकदम सेम टू सेम डेटा आने वाला है, उसी में से आएगा, कुछ नया आएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, डिसीजन ट्री विद 100% एक्यूरेसी बना दो, पूरा ग्रो होना रहेगा, हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम जो मॉडल ट्रेन करते हैं तो ये टेस्ट डेटा भी उसमें होगा, मतलब ये कहना चाहता है ना कि हाँ, अगर ऐसा हो सिनेरियो तब तो वो पूरा का पूरा हो उसे जाएगा, ब्रेक करना पड़ता है। और मुझे पता ही नहीं चलेगा ना ये सिनेरियो के लिए रिजल्ट, मुझे तो पता है कि ये सिनेरियो है तो ये रिजल्ट होगा, तो वो मैं बाद में करता हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं है, मतलब ऐसा होगा नहीं, नहीं। क्योंकि टेस्ट डेटा हमेशा अलग ही होता है, मतलब सिमिलर होता है, सेम नहीं होता है। बट होता तो उसी डेटा में से है, बस स्प्लिटेड होता
ऊपर किया ना आपने, ट्रेनिंग अलग किया, टेस्टिंग अलग किया। हम गलत सोच रहे हो। तो हमने इसलिए किया ताकि हम ये श्योर हो सके कि अगर कोई नया डेटा आता है तो ऐसा होगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये जो टेस्ट डेटा है वो फिर थोड़ा अलग होता है ट्रेनिंग डेटा। हो सकता है कि ट्रेनिंग डेटा आपने जो कलेक्ट किया 5 साल पुराना हो, है ना। आज के समय पे डेटा चेंज होगा ना, वैल्यू चेंज होती है, लोगों का मीनिंग चेंज होगा, लोग चेंज होंगे, डेटा अलग तरह से जनरेट होगा, बहुत सारी चीज होती है। और ऐसा हमेशा होता है क्योंकि जो ट्रेनिंग के लिए डेटा हमेशा पुराना ही मिलता है। और पूरा ना होगा तो भी ट्रेनिंग होगा। सर ये एक्सपर्ट्स लोग क्यों ये मतलब ये जस्ट मतलब किया तो इसलिए तो लोगों ने क्रिटिसाइज किया ना इनको। यहाँ पे एकेडमिक पेपर पब्लिश किया था कि नेचर का कोई मीडिया वाला है, has been criticized by a data scientist who found a glaring schoolboy error in study when he tried to reproduce the machine learning research. उसने क्या किया था? He attempted to reproduce the research and found a major flaw. There was some overlap in data used for both training and test. मतलब जो डेटा पे ट्रेनिंग किया था उस वैसे ही सिमिलर डेटा पे उसने टेस्ट किया था उसी डेटा पे। तो एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, और इसने पेपर पब्लिश कर दिया कि मेरी एक्यूरेसी बहुत हाई आएगी। वो ग्राफ की तरह उसमें एआई करेगा वो। मेरा स्कैम 2023 हो गया। फिर बाइडू ने भी किया है, उसके एआई को टेस्ट मतलब चीट किया है। बट ठीक है, बट वो लोग काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ऐसा करते हैं, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम डोमेन। नेगेटिव पब्लिसिटी। हाउ कैन वी अवॉइड वायोलेटिंग गोल्डन रूल? सिंपल है, ये पूरा डेटा है, ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर दो, टेस्ट को लॉक करके साइड पे रखो और इसके ऊपर से वापस स्प्लिट करके वैलिडेशन करो, है ना। यही है तरीका, और ये हमारा खत्म होता है। ठीक है, क्या देखने वाले नेक्स्ट टाइम? केएनएन, एसवीएम, प्री प्रोसेसिंग, इंप्यूटिंग, स्केलिंग, मोनोटोन कोडिंग और स्केल पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, सर पाइपलाइन मतलब वो आएगा आगे, उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? एमएल पाइपलाइन क्योंकि बहुत बार वर्ड आ गया इसलिए। कहाँ पढ़ा? मतलब लास्ट टाइम आया था ना वो लेक्चर 3 में पाइपलाइन, तो पाइपलाइन मतलब क्या है एग्जैक्टली? विल सी कैसे बनाते हैं। ओके, के नेबर एंड एसवीएम। के नेबर और के नियरेस्ट नेबर किस तरीके से काम करता था? बहुत ही सिंपल आइडिया है कि अगर दो चीजें सिमिलर होगी, है ना, द थॉट ऑफ वन विल टेंड टू ट्रिगर द थॉट ऑफ अदर, है ना। अगर दो चीजें सिमिलर है, जैसे अगर आप अपने कोई दोस्त भी बनाते हो तो वो आपके जैसा सोचता है, आपके रेंज में फिट होता है ना, आपके हाव भाव को मैच करता है, तभी आप उसको बनाते हो, नहीं तो नहीं बनाओगे। अगर कोई दोस्तों का ग्रुप देखो कॉलेज में, तो सारे दोस्त एक सिमिलर दिखेंगे, जितने भी ग्रुप होंगे सब मतलब वो बेकार वाले एक जैसे होंगे, मतलब एक ग्रुप में होंगे, पढ़ने वाले अलग होंगे, पैसे वाले अलग होंगे, गरीब वाले अलग होंगे, सबका अलग अलग पार्टीशन होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ फीचर्स को मैच करते हैं, हुआ ना। तो के नियरेस्ट नेबर इसी पे आधारित है। तो जैसे सपोज कि मेरे पास ह्यूमन का फेसिस है और एनिमल का फेसिस है, तो ह्यूमन का फेसिस, एक ह्यूमन का फेस दूसरे ह्यूमन के फेस से सिमिलर होगा, ठीक है। एक एनिमल का फेस दूसरे एनिमल के फेस से सिमिलर होगा, गॉट इट और नॉट गॉट इट? तो यहाँ पे अब ये सिमिलैरिटी कैसे चेक करें? सपोज कि ये के नियरेस्ट नेबर इसके बेसिस पे काम करता है कि सिमिलैरिटी बेस्ड एल्गोरिथम है, तो सिमिलैरिटी कैसे चेक करेंगे? डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इट इज अ डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग ये आरडीएस क्या है? नीचे देखेंगे ना एसवीएम के बारे में। एसवीएम मतलब सपोर्ट वेक्टर उसे आरडीएफ के नियरेस्ट भी आया था, कोड 1 का
ये ओड वन मोटिवेशन तो मैंने बता दिया। एनालॉजी बेस्ड एल्गोरिथम मतलब ये सारे क्या है, कैरेक्टर्स है। ये टेस्ट कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किससे सिमिलर दिखेगा, तो इससे सिमिलर दिखेगा। अभी कैसे चेक करेगा, बेसिकली ये वाला पर्सन और ये वाले पर्सन के बीच में डिस्टेंस चेक करेंगे। ये वाले पर्सन, ये वाले पर्सन, ये वाले पर्सन, ये वाले पर्सन, ऐसे हर एक, ये जो एग्जांपल है हर एक एग्जांपल से डिस्टेंस चेक करेगा, और जिसका सबसे कम डिस्टेंस आएगा वो उसका आउटपुट दे देगा। समझ में आया? आया नहीं आया? तो इसका सबसे कम आया तो इसका आउटपुट क्या है, जिम पर्सन। इसका क्या आउटपुट दे देगा ये, ठीक है। इसी बेस पे आधारित है। मैच के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टेंस ढूंढना मतलब क्यों नहीं ढूंढ सकते, डिस्टेंस एल्गोरिथम यूज करेंगे। इमेज को हम एरे फॉर्म में डाल देंगे और डिस्टेंस चेक करने के लिए हम लोग डिस्टेंस एल्गोरिथम यूज करते हैं। कौन सा डिस्टेंस एल्गोरिथम है, यूक्लिडियन, मानकोव्स्की, मैनहट्टन, बहुत सारे तीन है ना, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। क्लियर? An intuitive way to classify the test example is by finding the most similar example from training set and using that label for the test set, है ना। most similar example find करेंगे और उस ट्रेनिंग एग्जांपल का जो लेबल होगा वो टेस्ट एग्जांपल के लेबल से दे देंगे। दैट्स इट, ठीक है। एनालॉजी बेस्ड एल्गोरिथम इन प्रैक्टिस कहाँ यूज होता है, फेशियल रिकॉग्निशन में, फीचर वेक्टर फॉर ह्यूमन फेसेस में, केएनएन में, इस सब में, रिकमेंडेशन सिस्टम में भी यूज होता है इस टाइप के एल्गोरिथम। अब बात करते हैं जनरल आइडिया ऑफ के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। कंसीडर द फॉलोइंग टॉय डेटा सेट विद टू क्लासेस। जनरल आइडिया क्या है, तो सपोज टॉय डेटा सेट देखते हैं यहाँ पे ब्लू सर्कल और रेड ट्रायंगल। ब्लू सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं, क्लास 0। रेड ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, क्लास 1। और ग्रीन स्टार हमारा टेस्ट एग्जांपल होगा। क्या होगा, ग्रीन स्टार टेस्ट है। ब्लू सर्कल क्या है, क्लास क्लास 0, क्लास 1 और ये टेस्ट एग्जांपल। हमें ये पता करना है कि ये जो स्टार है ये क्लास 0 आएगा कि क्लास 1 आएगा, क्लास 1, ठीक है। तो given a new data point, predict the class of data point by finding the closest data point in the training set, that is by finding its nearest neighbor और majority vote of the nearest neighbor। यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। इस फंक्शन को हम इंटरेक्टिवली देखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे किस तरीके से, मतलब कौन से बेसिस पे है ये, कि पहले मैंने बोला कि पहले ये क्या करेगा, अगर मैं अब यहाँ पे एल्गोरिथम का नाम है के नियरेस्ट नेबर या फिर एन नियरेस्ट नेबर भी बोलते हैं, ठीक है। अब के नियरेस्ट नेबर जो एल्गोरिथम है ये कैसे काम करेगा, ये जो ग्रीन स्टार है हर एक डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। हर एक डेटा पॉइंट से पूरा जितना भी ट्रेनिंग है, 1 मिलियन ट्रेनिंग डेटा है तो 1 मिलियन ट्रेनिंग डेटा का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। और उसमें से अब के की वैल्यू 1 है तो सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढेगा। के की वैल्यू 2 है तो 2 सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढेगा। के की वैल्यू 3 है तो 3 सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढेगा। तो सपोज कि के की वैल्यू 1 है तो 1 सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढा, तो वो जो मिनिमम वैल्यू है कौन से डेटा के साथ रिलेटेड है, सपोज ये वाला डेटा के साथ रिलेटेड है, तो ये वाले डेटा का टाइप क्या है, क्लास 0 की क्लास 1, क्लास 0, तो पहले टाइप ढूंढेगा और फिर ये जो स्टार है इसको कौन सा टाइप दे देगा, क्लास 0। क्लियर? सर अगर क्लास 0 क्लास 1 दोनों है और सेम डिस्टेंस है तो कौन सा लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑड नंबर इसलिए तो लेते हैं, क्या ऑड नंबर, यहाँ पे के की वैल्यू ऑड नंबर लेता है बार, हाँ लेना चाहिए, लेना। के की वैल्यू 3 है तो 1 2 3, अब यहाँ पे ये 2 है और एक ये है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि इसमें मेजोरिटी वोट करेगा, सबसे ज्यादा कौन सा है, ठीक है। तो 1 वाला सबसे ज्यादा है तो 1 दे देगा, वैसे ही
मतलब जनरली 1 नहीं लेना चाहिए, 1 से ज्यादा ही जाएगी। 1 वन तो क्या है, 1 उतना एक्यूरेट नहीं होगा ना, बट ये होगा दिखेंगे हम लोग हाथ पर। सेम डिस्टेंस होगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, k की वैल्यू 5 है तो 5 डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा और फिर उसका क्लास देगा। क्लियर? Now geometric view of tabular data and dimension. To understand the analogy based algorithm, it is useful to think of data as a point in high dimensional space, है ना? Our x represent the problem in term of relevant feature d with one dimension of each feature column. तो अगर हमारा जो एग्जांपल है उसमें 5 कॉलम है तो हम बोलेंगे कि हमारा डेटा 5 डायमेंशनल डेटा है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा सिटी डेटा है। ठीक है, सिटी डेटा में टोटल 2 फीचर है तो 2 डायमेंशनल डेटा हुआ ये, है ना? ये हमारा सिटी डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्पॉटिफाई डेटा है, इसमें टोटल कितने कॉलम है? 30। तो ये 13 डायमेंशनल डेटा हुआ। क्लियर? अच्छा, ऊपर जो हमने KNN किया था तो मतलब पाइथन में इनबिल्ट है कि आपने बनाया वो फंक्शन प्लॉट करने के लिए? ये इंटरेक्टिव फंक्शन बनाया हुआ है, मतलब कस्टम मेड है ये वाला भी। हाँ हाँ, वो तो ये तो फंक्शन बनाया हुआ है यार, बनाया हुआ है मतलब साइकिट पाइथन में नहीं है। नहीं है। ठीक है, ये जो यूटिल सर्व जो फंक्शन है ना वो तो बनाया हुआ इसलिए तो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको। मतलब डिसीजन ट्री वो तो था बट ये नहीं है, मतलब साइकिट में। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने डायमेंशन है? 3। ऊपर वाले में 2 डायमेंशन थे। तो व्हाट इज डायमेंशन इन एमएल प्रॉब्लम? डायमेंशन किस तरीके से डील करते हैं? तो कोई भी एमएल प्रॉब्लम में वी डील विद हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम, है ना? और हाई डायमेंशनल प्रॉब्लम का मतलब है कि जैसे सपोज अगर मैं कहता हूँ 20 डायमेंशन तो ये भी बहुत कम डायमेंशन है एमएल प्रॉब्लम के लिए। तो 1000 डायमेंशन कहता हूँ तो ये भी मीडियम डायमेंशन है। तो 100,000 इज कंसीडर टू बी हाई डायमेंशन, है ना? तो हाई डायमेंशन तो मोस्टली जब जितने भी एमएल प्रॉब्लम है वो हाई डायमेंशन डेटा पे चलते हैं, मतलब जिसके अंदर लाइक 500 डायमेंशन है, 1000 डायमेंशन है, 10,000 डायमेंशन, इतने सारे डायमेंशन होते हैं, फीचर्स अलग फीचर्स इतने होते हैं। ठीक है, और मोस्टली टेबुलर डेटा में इतना नहीं होता है, लेकिन इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, उसमें होता है। क्लियर? पिक्सल वैल्यू सब क्लियर? तो फीचर वेक्टर क्या है? A feature vector is composed of feature value associated with each example. It is a feature value associated with each example. तो again पूरा कॉलम, हाँ, पूरा एक रो हमारा फीचर वेक्टर हुआ। एक रो 1 उसके सारे कॉलम, एक रो हुआ, मतलब एक एग्जांपल उसके सारे हाँ, फीचर्स, एक सेकंड एग्जांपल एग्जांपल उसके सारे फीचर्स, वो हमारे क्या हो गए? फीचर फीचर वेक्टर। वेक्टर। तो हर एक एग्जांपल के फीचर वेक्टर हुए। और फीचर वेक्टर का डायमेंशन कितना होता है? जितना फीचर्स जितना डायमेंशन, हाँ डी। अच्छा वो पूरा फीचर्स होता है, जितने कॉलम होंगे उतने ही डायमेंशन होंगे ना। क्लियर? मतलब डी डायमेंशन होगा। सम एग्जांपल फीचर वेक्टर्स आर शोन बिलो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एक्स सिटी और मतलब एक्स सिटी का एग्जांपल ये देख रहे हैं, ये देखो एक्स सिटी का एक एग्जांपल का हम देख रहे हैं, ये हमारा फीचर वेक्टर है। स्पॉटिफाई डेटा सेट का ये फीचर वेक्टर है ना? 13 है ना? पता चला? ये फीचर वेक्टर है, इसको बोलते हैं। नाउ सिमिलरिटी बिटवीन एग्जांपल्स। अब जैसे बात हुआ था कि कैसे केएनएन काम तो करेगा वैसे, लेकिन सिमिलरिटी कैसे फाइंड करेगा? तो लेट्स टेक 2 पॉइंट 2 फीचर वेक्टर फ्रॉम द सिटी डेटा सेट। 2 सैंपल ले रहे हैं, इसको हम बस प्लॉट कर रहे हैं, 2 सैंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 फीचर वेक्टर लिए, 2 सैंपल है। अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है? तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए we use यूक्लिडियन डिस्टेंस, which is this formula, है ना? स्क्वायर सम अंडरस्कोर। क्लियर?
टू सिटीज, हमारा कौन सा था, ये था, ये दो डायमेंशन है, ये दो फीचर वेक्टर है, दो डेटा पॉइंट थे। पहले क्या करना है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करना है, दिस माइनस दिस वो का स्क्वायर प्लस प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर, फिर दोनों का सम करके दोनों का sum स्क्वायर करके स्क्वायर क्लियर। तो पहले सेपरेट द टू सिटी, स्क्वायर द डिफरेंस, सम देम अप और टेक द स्क्वायर। क्लियर, ये हमने वही किया है। सब्ट्रैक्शन में इतना आउटपुट आया, स्क्वायर और सम ऑफ स्क्वायर इतना आया और रूट इतना आया। तो दो 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 जो दोनों सिटी है उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना है, 9.03। ये हमने कोड लिखा है इसका। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम द स्क्रैच ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है। तो स्केलर डॉट मैट्रिक्स डॉट पेयर वाइज में आपको मिलेगा यूक्लिडियन डिस्टेंस। आपको याद नहीं है, सिंपल जाओ गूगल करो यूक्लिडियन डिस्टेंस इंपोर्ट फ्रॉम सर्किलर, को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ से कौन सा इम्पोर्टेंट है वो याद रखने की जरूरत नहीं, बट गूगल से कर सकते खाली तुम्हें कौन सा यूज करना है वही हैं। वो तो आ जाएगा, बट कहाँ से सब है ऐसा। ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये लिखा, अब यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस में ये पास कर दिया, सेम मिला 9.0305 है ना। थोड़ा एक्यूरेट है। अब यहाँ पे ना ये दोनों डायगोनल ना जीरो आ रहा है। क्यों जीरो आ रहा है, क्योंकि ये जो पेयर वाइज इक्विडियंट डिस्टेंस फंक्शन है ना, पहले इसका आउटपुट इसी के साथ माइनस करेगा, फिर इसका आउटपुट इसके साथ करेगा, फिर इसका आउटपुट फिर इसका आउटपुट इसके साथ, और ये इसी के साथ करेगा। ऐसे मतलब वो दोनों एक पॉइंट है, उससे पॉइंट पे डिस्टेंस जीरो ही होगा ना। डिस्टेंस जीरो ही आएगा Same. और यहाँ पे दोनों में सेम आएगा। हाँ, वो एक मैट्रिक्स में दोनों साइड ऐसे ऐसे और ऐसे बस वैसे के साथ आएगा पेयर वाइज। और ये जो डायगोनल है दोनों का आउटपुट सेम होगा। तो हमारा जो आउटपुट है वो ये है ना। और भी डिस्टेंस मैट्रिक्स होते हैं तो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, लगता है रिमूव कर दिया इन लोगों ने। रिमूव मतलब लिंक रिमूव कर दिया, कहीं और होगा ये। राउट बदल दिया। फाइंडिंग द नियरेस्ट नेबर, ये मिला डिस्टेंस। सो लेट्स लुक एट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल सिटी टू ऑल अदर सिटी। तो दो एग्जांपल के बीच में डिस्टेंस मेरे को ऐसे पता चला, ठीक है। तो एग्जांपल 1 के डिस्टेंस सारे सिटी के साथ, एग्जांपल 2 का सारे सिटी के साथ, एग्जांपल 3 का सारे सिटी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये किया हमने, और फिर हमने जो डायगोनल वैल्यू है ना उसको हम इनफाइनाइट से फिल कर दिया। ये डायगोनल वैल्यू जीरो वाले को क्यों फिल किया, क्योंकि जब मैं मिनिमम निकालूं तो जीरो ना आए मेरे को। मिनिमम निकालूंगा तो मेरे को, अगर ये नहीं करूंगा तो जीरो आएगा, जीरो। तो मुझे चाहिए नहीं। तो इसलिए हमने उसको इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कर दिया है ना। तो अभी डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी। क्लियर। 209 कितने थे, 209 क्या था, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट था। अच्छा, तो टोटल हर एक डेटा पॉइंट का हर एक डेटा पॉइंट से आउटपुट आया है। तो 209/209 मतलब एक डेटा पॉइंट बाकी सारे डेटा पॉइंट से आया है, तो इसका आउटपुट और बाकी ऐसे सारे ऐसे स्टोरेज, तो 209/209 का आउटपुट मिला। मतलब फर्स्ट एग्जांपल सिटी है उसके साथ और बाकी के साथ, सेकंड का उसके साथ, बाकी सबके साथ, एक का सबके साथ ऐसे। Now let's look at distance between city 0 and some other city। अब मुझे पता करना है कि सिटी 0 दूसरे सिटी से कितना डिस्टेंस पे है। तो सिंपल डिस्ट ऑफ, ये जो जिसमें स्टोर किया मैंने डिस्ट में, तो डिस्ट ऑफ 0 कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा। ये कितने मिलेंगे, 209। अब मुझे पता करना है कि मिनिमम कौन सा वैल्यू है, तो मैं मिनिमम डॉट मीन करूंगा तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन डॉट आर्ग मीन करूंगा ना, np डॉट आर्ग मीन, तो मुझे मिनिमम का इंडेक्स मिलेगा। तो एक और था नंबर IDX मीन, ऐसा कुछ होता है, वो भी इंडेक्स ही देता है, दोनों सेम ही देता है। एक बार ट्राई करो तो IDX मीन ट्राई करो, तो इसमें तो पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। 81 IDX मीन करो, IDX ये मैंने ट्राई किया था, तो IDX मैक्स था शायद, और दूसरा फंक्शन
आर्गमिन 81। तो मतलब जो सिटी 0 है वो 81 नंबर का जो डिस्टेंस है वो सबसे नजदीक उसके साथ है। मतलब 81 रिकॉर्ड 81 रिकॉर्ड इसमें। 012 हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मुझे पता करना है कि ये सिटी 0 कौन सा है, उसका फीचर वेक्टर, और प्लस पहले 5 में डेटा ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट निकाल रहा हूँ। और यहाँ पे ये देख लो फीचर वेक्टर फॉर सिटी 0 कौन सा है, ये रहा। डिस्टेंस फ्रॉम सिटी 0 टू फर्स्ट 5 सिटी, तो सिंपल पहला 5 सिटी हमने स्लाइस कर दिया। क्लोजेस्ट सिटी फ्रॉम सिटी 0 इज 81 विथ फीचर वेक्टर, ये 81 का जो फीचर वेक्टर है ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर्गमिन जो भी मिला उसको आईडॉक में डाल दिया तो मिल जाएगा ना। ये वाला सिटी इससे नजदीक में है और दिख भी रहा है ना। ये लैटिट्यूड तो सेम ही है, थोड़ा सा पॉइंट में है और ऊपर एक ही माइनस है। तो सो द क्लोजेस्ट सिटी टू सिटी 0 इज 81 सिटी। तो सिटी 81 का लेवल ले लेगा सिटी 0। हाँ वाला क्लियर, पता चला कि कैसे काम करता है। ये तो वो क्लासिफाई के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में मीन निकालता है, रिग्रेशन में भी वो तो हमारा डेटा क्लासिफिकेशन में टेबल इसका कीबोर्ड लिंक कर रहा है। लेकिन थोड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा बल्कि उतना अच्छा नहीं लगता। मेरे पे भी ऐसा ही कीबोर्ड है, मैकेनिकल होता है ना वो, एकदम क्लिक 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 आवाज आता है सारे वाह वाला। ठीक, क्वेश्चंस। सो व्हाई डिड वी सेट द डायगोनल एंट्री टू इनफिनिटी, तो मैंने बता दिया। मिनिमम 2 में फाइंडिंग द डिस्टेंस टू क्वेरी पॉइंट, वी कैन आल्सो फाइंड द डिस्टेंस टू न्यू टेस्ट और द क्वेरी पॉइंट। तो सपोज ये हमारा क्वेरी पॉइंट है, दिस द न्यू पॉइंट, मुझे पता करना है कि इसका लेवल क्या होगा। कौन से सिटी, तो पहले मैं ये पीरियड डिस्टेंस निकालूंगा, एक सिटी और क्वेरी पॉइंट्स है, ठीक है, ये मिला और पहले 10 डिस्टेंस ये मिले। लेकिन मुझे पहले 10 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सबसे मिनिमम चाहिए, है ना, क्वेरी पॉइंट, इंडेक्स और वो कौन सा वैल्यू है वो तीनों देखते हैं। क्वेरी पॉइंट वाज दिस, क्लोजेस्ट सिटी विद इंडेक्स 72 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.79। कौन सा सिटी है तो एक सिटी में देखेंगे तो ये वाला है, देखो -80 25 -80 20 है ना। आई होप केएनएन कैसे काम करता है समझ में आ गया। सिलेबस में था ये इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज था कि ऐसा होता है ना कि एक है 3-4 के हो तो 3 फाइंड कॉन्सेप्ट करेगा। में था तो आप लोग को पढ़ाया था कॉलेज वालों ने, सवाल कॉन्सेप्ट में था वो पढ़ाया था, ऐसे कोड वोड ऐसा नहीं था, बट कॉन्सेप्ट पता कौन है। सा कोड था खबर है, उसने बोला डिप्लॉय मतलब कंस्ट्रक्ट चेन एल्गोरिथम विद सी में बोला था, बोला इसने सी बोला, वो क्या बोला वो 5 डेटा पॉइंट दे दिए एक्स वाई, ऐसा नहीं ये नहीं था वो लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसने दिया एक्स वाई 2 कॉलम 5, वो एक्स पॉइंट और वाई वैल्यू ग्राफ में से 5 पॉइंट वो बता दिए और एक न्यू सैंपल दिया। वो न्यू सैंपल मैंने वो सबके साथ डिस्कस वो हमने मैन्युअली किया था ये प्रोसेस मैन्युअल से, मतलब खुद से कैलकुलेट किया था। सी नहीं था वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस सी में क्यों किया था? बट वो पाइथन नहीं अलाउड है वो उसमें सब। पाइथन में वो सर ये सब बोला ये केन इस तरह से बनाना है आपको, तो मींस ऐसा तो कुछ है मतलब देखा ही नहीं ना, वो ट्रेनिंग है और ये टेस्टिंग है और कुछ नहीं। वो के क्लस्टरिंग होता है ना वो भी सी में कराया था। क्लस्टरिंग कॉन्सेप्ट था उससे, तो आपकी फैकल्टी ऐसी थी किसी में? फैकल्टी ऐसी है, हाँ उसका कुछ है नहीं, वो फैकल्टी ऐसी अभी तक हमने पाइथन यूज नहीं किया। हम जो कोड करते हैं वो भी हमें वो सी में ही सी में, और कौन सा कंपाइलर कौन सा बोला वो एडिटर कौन सा है, टर्बो C++, और वो कौन सा है कोड ब्लॉक्स CPP9 वो आता है ना, कोड ब्लॉक्स होता है वो सब, बट मैं तो विजुअल कोड यूज करते हैं। वो अभी
तो वो कहता है ये नहीं चलेगा। ये नहीं चले। सर आपको बताओ ना, मैं फोर्थ सेम तक हमारे वो मैम थे, उसने जावास्क्रिप्ट काइंड ऑफ 2 वीक्स में खत्म। कैसे हो गई 2 वीक्स में खत्म जावास्क्रिप्ट? तो कोर्स में ही उतना होगा ऐसा। कोर्स तो कोई पता नहीं। पीएचपी का तो पीएचपी हमने वो सिखाया था ना, उसमें कितना दिया जो सिर्फ वो हमें क्या करना है, वो सिंपल क्रूड कर्ड ऑपरेशन नहीं आता, कर्ड ऑपरेशन उस तक ही, उससे आगे कुछ करा रहे नहीं, और बाकी का सब फालतू फालतू बढ़ा के चले जाता है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन पता ही नहीं चला क्या पड़ा है उसमें। तो ऐसा ही है कौन सी। पैटर्न रिकॉग्निशन में ही था ये सब ये कि वो इसमें आता है वो एल्गोरिदम यूज होता है ना, वो आरएनएन वाला यूज RNN, CNN वो सब था उसमें। वॉइस, उसमें कुछ नहीं, वो सब बताते रहे एप्लीकेशन ये, उसका कुछ बताता नहीं है, वो सब उनका आता है, मैथमेटिकल पढ़ा के निकल जाते हैं। मेरे सब कुछ दोस्त है कि पाइथन एक अलग सी सब्जेक्ट है, बट इधर पाइथन की एक पी भी नहीं सिखाया होगा कॉलेज में। कौन सा कॉलेज है? स्केट हमें बोलते हैं कॉलेज गुजरात। हाँ वैसे तो वो अच्छी सब है वो सब आपने बिजली। सुना ही अच्छा है। हाँ, और मैं तो अगर किसी को बोलता है ना वो स्केट में पढ़ने के लिए रहना है तो मत लेना, अब उसमें कंपनीज अच्छी आती है और आपको जॉब मिलने की चांसेस ज्यादा, इसीलिए तुम जा सकते हो। पर वो पढ़ाई के लिए वो जाना हो मेन तो चीज नहीं कराया, पाइथन वाइथन कुछ नहीं कराया, पाइथन करवाना था उनको वो हमारे कॉलेज में वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं ना, उससे अच्छा तो आप खुद से सीख सकते हैं। हाँ वैसा है। पाइथन में मैंने खुद से ही पढ़ा था इसलिए कुछ वो सी लैंग्वेज भी अच्छे से नहीं करा तो पाइथन तो कहाँ से आएगी? मेरे को तो सी से नफरत हो गई थी, ऐसा था ये पूरा KDS मेरे को सी में आता ही नहीं था, मैंने डायरेक्ट कॉपी मारे, छोड़ो वैसे भी सीखना ही है बाद में, बस कौन अभी मार्कर कुछ करे। पाइथन में तो 2-3 लाइन में होता है KDS कोई नहीं, कौन। उसको भी इम्प्लीमेंट हाँ करना वो पड़ेगा, तो लेकिन वो ठीक तो है, फिर लाइब्रेरी है हमारे इजी पास। होगा, सी से तो इजी होगा। ये तो इजी है, वो हमें सिर्फ यूक्लिडियन डिस्टेंस से मैटर करना है, हाँ। वो मिनिमम शॉर्ट करो और मिनिमम फर्स्ट टाइम वो इजी था, वो तो आता है। सी लैंग्वेज बहुत वर्क किया उसमें। बाकी ये सब वो लोग कुछ नहीं, कुछ साइकोपैथ्स क्या कर रहे थे, मतलब जावा में कर रहे थे, वो भी जावा में करता था थोड़ा, प्रेफरेबल लैंग्वेज जावा में हो गया। लगता है ये अच्छा है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले 30 सैंपल लिए और एक दूसरा सैंपल लिया और दोनों को कॉन्टैक्ट कर दिया। ठीक है, ये स्मॉल डेटा फ्रेम हमने कंप्लीट ले लिया, स्मॉल डेटा सेट में ले लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, क्या किया, एक्स और वाई बना रहे नीचे, स्मॉल डेटा फ्रेम लिया, एक्स और वाई। ओके, एक्स और वाई हम ले रहे हैं और फिर ये हमारा टेस्ट डेटा पॉइंट है ना, और इसको प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारा ओरिजिनल डेटा है, ये हमारा, ये सब हमारा ट्रेनिंग डेटा है और ये हमारा टेस्ट डेटा है। Given a new data point class, predict the class of the data point by finding the closest data point to the training set, that is by finding its nearest neighbor or majority vote of nearest neighbor. So suppose if you want to predict the class of black point, the intuitive way to predict the same label to the closest point with k equal to 1 है ना, तो सिंपल क्या करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, n नेबर 1 के साथ प्लॉट किया, मतलब प्रिडिक्ट करके प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट KNN CLL। ये क्या किया हमने, एक आया यूएसए आया, लेकिन अगर मैं k की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, k की वैल्यू 3 कर देता हूँ, तो ये 3 डेटा पॉइंट हो गया। अब ये कनाडा हो गया है ना, मेजोरिटी वोट के साथ। अब यहाँ पे k की वैल्यू 1 और 3 के साथ देख रहे हैं, तो 1 के साथ करेंगे तो यूएसए, 3 के साथ करेंगे तो कनाडा। क्वेश्चन इज इट अ गुड और बैड आइडिया टू कंसीडर द ऑड नंबर फॉर द के? ये तो समझ में आया ना। अब ऑड नंबर क्यों करना है, क्योंकि ऑड नंबर करेंगे तो हमें कोई एक डिजायर्ड आउटपुट मतलब मिलेगा, है ना। मतलब इवन तो 2-2, 3-3 ऐसा अगर ये ये हम करेंगे तो तो मिलेगा ही इसमें, आउटपुट तो देगा ही, लेकिन फिर इसको रैंडमली सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। ये नंबर अगर तो कॉमन आ गए तो choosing n number, the primary have a parameter for the model is n neighbor k, which decide how many n neighbors should vote during the prediction। मतलब k मतलब टोटल कितने प्रिडिक्शन टाइम में टोटल कितने नंबर को देखेगा। and what happens if you play around with n neighbors,
आर वी मोर लाइकली टू फिट, मतलब ये यहाँ पे ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग का क्या सिनेरियो है, एन नेबर की वैल्यू कौन सी रखी थी, की वैल्यू कौन सी रखी थी, कब ओवर फिट हो और कब अंडर फिट हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रेन और ये यहाँ पे डेटा को स्प्लिट किया, के की वैल्यू 1 डाल रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं। के की वैल्यू 1 पे ट्रेनिंग स्कोर कितना है, 100%। टेस्ट स्कोर कम है तो ओवर फिटिंग हो रहा है ना, ओवर फिटिंग। के की वैल्यू 1 है तो 1 वैल्यू पे ओवर फिट हो रहा है। के की वैल्यू 100 पे ट्राई करते हैं और 100 पे क्या हो रहा है, अंदर ना वो सेम आ रहा है ना, लेकिन वो दोनों कम है, दोनों कम है। दोनों 60% है। अब हमें 40% का एरर वाला मॉडल तो नहीं चाहिए ना, तो ये अंडर फिट हो रहा है, मतलब इसने ट्रेनिंग डेटा को भी नहीं ठीक से समझा और ना ही टेस्ट डेटा को भी ठीक से समझा। तो कैसे वैल्यू चेंज होगा, तो के की वैल्यू 1 और मतलब के की वैल्यू कम होगी तो मॉडल हमारा अंडर ओवर फिट होगा और के की वैल्यू ज्यादा होगी तो मॉडल हमारा अंडर फिट होगा। तो ये इस तरीके से वैल्यूएशन जाएगा, है ना। उसमें कैसा था, डिसीजन ट्री में उल्टा उल्टा था, था, वन क्योंकि वो एल्गोरिदम अलग था, ये एल्गोरिदम अलग है, समझ में आया। यहाँ पे देखो, अब के की वैल्यू 1 है, मीन स्कोर ट्रेन स्कोर 100% है, वैलिडेशन स्कोर 75% है। के की वैल्यू 6 है, 83 79, अभी भी ये दोनों का बीच में बहुत गैप है। के की वैल्यू 11 है, 81 80, और अब थोड़ा प्रॉपर हो गया। थोड़ा 13 करो, 16 में 80 78, इवन तो नहीं रखना है ना, हाँ 15 करो। 70 76, अब ये अंडर फिट होने लगा, कम होना अंडर फिट होने लगा। तो देखो ये 11 बेस्ट है मेरे ख्याल से। 13 करके 13 इसमें ये स्लाइडिंग नहीं हो रहा है ना, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ना। यहाँ पे हमने क्या किया, तो मतलब हाँ, मतलब वो आप ट्राई कर लेना घर पे, बट मेरे ख्याल से 18 इज द गुड, कि है ना कि 80 और 81 है ना, 81 80 मतलब ठीक है। फिर भी अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना हम लोग, 1 11 और 100, 1 11 और 100 तीनों को हम प्लॉट बना रहे हैं और देख रहे हैं किस तरीके का आउटपुट आएगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इसको, वही तो, ऊपर तो जल्दी होगा था। एन नंबर 1 में देखो मॉडल की डिसीजन मॉडल किस तरीके से बनी है, एन नंबर 11 में डिसीजन मॉडल इस तरीके से, और एन नंबर 100 में देखो, 100 में क्या कर रहा है, सीधा सीधा हाफ ही कर दिया, है ना। एन नंबर 11 में थोड़ा बहुत स्लो हो गया, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल बना रहे हैं, यहाँ पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, है ना। सर इसमें यहाँ पर तो बाउंड्री हाँ ये ऐसे हमें नहीं पता चलेगा, थोड़ा और जूम करेंगे तो काइंड ऑफ, बट हम स्कोर से पता कर सकते हैं, है ना। क्लियर, how to choose n neighbor, n neighbor is hyperparameter, we can use hyperparameter optimization to choose n neighbor optimization। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, रिजल्ट डिक्शनरी बना रहे हैं, 1 से 50 के बीच में मैं 5 का डिफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, और बार बार n neighbor चूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये मीन सीरीज स्कोर और ये जब ये सारे स्कोर लेके और यहाँ पे डेटा फ्रेम में पास कर रहे हैं, हो गया, हो गया, ठीक है। 1 6 11 16 ये तो कौन सा है, 11 में 80 81, 16 में 80 78 77 76, तो ये हमारा 11 बेस्ट है। सिंपल क्या करेंगे, अब हम ये जो n नेबर है इसको इंडेक्स बना देंगे, यहाँ पे मैंने सेट इंडेक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये जो ट्रेन स्कोर और सीरीज स्कोर दोनों को प्लॉट कर रहा हूँ, अब हमें पता चल रहा है n नेबर की वैल्यू किस तरीके से जा रही है, ठीक है। बाद में आपको क्या करना है, मीन सीरीज स्कोर का आईडी मैक्स करके है, आईडी एक्स मैक्स, वो भी इंडेक्स ही देगा। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये इसमें वो जो ट्रेनिंग स्कोर है वो मतलब वो कम होता जा रहा है, ट्रेनिंग स्कोर, हाँ वो ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते, और सीरीज स्कोर भी कम होगा, हमने क्योंकि ये ओवर फिटिंग होगा, अंडर फिटिंग होगा ना मैक्सिमम हाँ। वैल्यू ऑफ के पे, वो अंडर फिटिंग होनी चाहिए। हाँ अंडर फिटिंग हो रहा है। सबसे मैक्स इधर है,
और ये इधर एक्यूरेसी है, एरर नहीं है। लास्ट टाइम हमने प्लॉट में एरर देखा था। स्कोर है ना इधर। स्कोर एक्यूरेसी है। अच्छा मेरा वो भी तो ऊपर ऊपर जाएगा। क्लियर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, बेस्ट एन देख रहे हैं 11। अब हम क्या करेंगे, बेस्ट एन वैल्यू से वापस मॉडल को ट्रेन करेंगे, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पूरा पूरा पास के, मतलब पूरा पूरा पास करेंगे। और फिर इस बार मैं टेस्ट डेटा पे चेक करूंगा क्या है। 90% अच्छा ये वाला फंक्शन है वो भी बना हुआ है कि हाँ, पाइथन ये बनाया हुआ, ये तो पाइथन का है, पाइथन का है। एसक्यूएल का है, बस KNF क्लास। ठीक है, तो चला। ओके ठीक है, तो अलग से बना। ओके, मोर ऑन केनेन। यहाँ पे केनेवर क्लासिफायर हमने देखा। अब ऑप्शनल में है, रिग्रेशन के साथ भी हम केनेवर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिग्रेशन के साथ जब हम करेंगे ना तो ये मीन वैल्यू निकाल कर देगा। तो सपोज ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, ये टेस्ट डेटा है और ये टेस्ट प्रेडिक्शन है। टेस्ट डेटा कहाँ पे है, सपोज ये हमारा टेस्ट डेटा है और इसको कहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे है ना। टेस्ट डेटा ओरिजिनल है, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये प्रिडिक्ट कहाँ कर रहा है, ऊपर। ये ब्लू प्रेडिक्शन है ना, ये टेस्ट प्रेडिक्शन। टेस्ट डेटा है और इसका प्रिडिक्शन यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे प्रिडिक्ट कर रहा है, होना ये चाहिए अच्छा था। इस लाइन में ये इसी पोजीशन मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट द राइट मेथड टू डू रिग्रेशन। अच्छा वो प्रॉपर पोजीशन तो वो दे नहीं सकता। दे नहीं सकता। वो इस लाइन में कौन सा क्लोजेस्ट है वही देगा। अच्छा मतलब ये ऐसे रिग्रेस कर कि एक पॉइंट है, हाँ, उस line 3-4 पॉइंट हो गए जो नियरेस्ट है, तो उसका एवरेज वो निकाल के उसको दे देगा। हाँ, और ये ठीक है? सही नहीं रहेगा ना, बट उसमें हाँ, एवरेज इसीलिए डायरेक्ट तो। दे रहा है इसलिए ठीक है। लेबलिंग के लिए सही है। इन नंबर 3 लेंगे तो 3 डेटा देखेगा। ठीक है, pros and cons of supervised, like pros of KNN for supervised, easy to understand and easy to interpret, simple hyperparameter है, कंट्रोल कर सकते हैं, can learn very complex function given the enough data। जब बहुत ज़्यादा डेटा दिया होगा तो बहुत अच्छे से तब मतलब फंक्शन को सीख सकता है। लेजी लर्निंग एंड टेक्स नो टाइम टू फिट, क्योंकि इसमें फिटिंग के लिए कुछ होता ही नहीं, खाली कैलकुलेशन करके डिस्टेंस कैलकुलेट करके रख देता है। और जब आप स्कोर करते हो तब वो फिर ये मिनिमम निकालता है और फिर वो देता है। तो इसमें कुछ फिटिंग जैसा कुछ हुआ नहीं, लर्निंग पैरामीटर कुछ नहीं, इसमें वो इसके अंदर कोई पैरामीटर लर्न नहीं हो रहा है। हाँ पैरामीटर तो डिसीजन ट्री में इसमें कस्टम दे रहेगा ना वो पैरामीटर डिसीजन ट्री, जो हमारा डिसीजन ट्री था उसमें था ना पैरामीटर, कि ये वाला पहले से स्प्लिट करो, फिर ये वाली थ्रेशोल्ड वैल्यू पे वो पैरामीटर थे। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए हम इसको नॉन पैरामीट्रिक मॉडल भी बोलते हैं। सर इसमें वो बहुत कम डेटा होगा तो ये यूज नहीं कर सकते ना, एक्यूरेट आंसर तो देगा नहीं। कम डेटा हो तब भी नहीं यूज कर सकते, ज्यादा फीचर हो तब भी नहीं यूज कर सकते। फीचर्स ज्यादा बताता हूँ एग्जांपल। तो इसमें के है वो डिफॉल्ट होता है कि हमको देना ही पड़ा कंपलसरी। के साथ वो तो लाइब्रेरी के ऊपर है ना, तो वो मतलब के नेबर्स क्लासिफाई ऊपर था तो उसका के शायद डिफॉल्ट वैल्यू 1 या 3 होगा, बट वो मेरे को पता नहीं है। तो एसके लर्न के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा। ठीक है, मतलब वो देना कंपलसरी होता है। कॉन्स ऑफ केएनएन फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग। केएनएन का सुपरवाइज मतलब कॉन्स क्या है, कैन बी पोटेंशियली वेरी स्लो ड्यूरिंग प्रेडिक्शन टाइम, क्योंकि प्रेडिक्शन टाइम में सबका मिनिमम निकालेगा, फिर वो वैल्यू देगा, जितना ज्यादा डायमेंशन जितना ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा टाइम, स्पेशली व्हेन ट्रेनिंग सेट इज वेरी लार्ज, ऑफर नॉट दैट ग्रेट टेस्ट एक्यूरेसी कंपेयर्ड टू मॉडर्न अप्रोचेस, है ना, उतना ज्यादा नहीं है। इट डज नॉट वर्क वेल ऑन डेटा सेट विद द मेनी फीचर्स। मैंने बोला कि जब नंबर ऑफ फीचर ज्यादा हो गए तब अच्छे से काम नहीं करेगा। फिर द मोस्ट फीचर अगेन यहाँ पे जहाँ पे मोस्ट फीचर की वैल्यू 0 हो या फिर स्पार्स डेटा से, वहाँ पे भी अच्छे से काम नहीं करेगा। Parametric versus non-parametric. You might see a lot of definition of these terms. A simple way to think about is, simple आप ऐसा समझ लो कि नॉन पैरामीट्रिक एग्जांपल है, मतलब ऐसे नहीं, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है।
मतलब इन शॉर्ट कि जब आप प्रिडिक्शन कर रहे हो तो जितने नंबर ऑफ एग्जांपल है उतने नंबर ऑफ एग्जांपल का इसको हमें लूप में घुमाना पड़ रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ n हुआ इसका, तो क्यों हुआ? क्योंकि वो n हमारा एग्जांपल है, n 1 मिलियन है तो 1 मिलियन टाइम में देखेगा। वो तो ये नॉन पैरामीट्रिक मॉडल है, बट ऐसा नहीं है। नॉन पैरामीट्रिक मॉडल में सिंपल है कि कुछ पैरामीटर फिक्स होते ही नहीं है, कुछ पैरामीटर ही नहीं होता, वो डेटा सेट पे ही डिपेंडेंट होता है पूरा का पूरा। प्रेडिक्शन टाइम में पूरे डेटा सेट को दिखता है, दैट इज व्हाट द नॉन पैरामीट्रिक मॉडल इज। और यहाँ पे भी वही हो रहा है, कई डेटा में भी वही हो रहा है ना। तो केएनएन एक नॉन पैरामीट्रिक मॉडल है। पैरामीट्रिक मॉडल जैसे डिसीजन टाइम, डिसीजन ट्री, वो हमारे पैरामीट्रिक मॉडल है ना। अब बात करते हैं कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या है। तो अफेक्ट ऑल लर्नर व्हेन स्पेशली बैड फॉर द नियरेस्ट नेबर, मतलब नियरेस्ट नेबर में बहुत ही बुरा काम करता है। कर्व्स ऑफ डायमेंशनलिटी का मतलब है जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बुरा परफॉर्मेंस देगा। तो डायमेंशन ज्यादा होगा तो परफॉर्मेंस खराब होगा, और मशीन लर्निंग में मोस्ट ऑफ द डायमेंशन हाई नहीं होता है, इसलिए प्रॉपर काम नहीं करता है। KNN usually work well when the number of dimension is small, but things fall apart when number of dimension goes up. If there are many irrelevant attribute, KNN hopelessly confused because क्योंकि उसको दोनों के लिए खाली सिमिलरिटी देखना है। तो अगर फालतू के भी फीचर्स होंगे तो भी वो समझेगा नहीं, सबको उतना इंपॉर्टेंट देगा। With enough irrelevant attribute, the accidental similarity swap out the meaningful। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर डायमेंशन बहुत ज्यादा है और बहुत ही इररिलेवेंट फीचर है तो ये जो रैंडम गेसिंग के सिवाय कुछ भी नहीं देगा। मतलब जो हमारा था ना रैंडम गेसिंग वाला, कौन सा डेटा सेट था, कौन सा मॉडल था? डमी क्लासिफायर जैसा ही काम करेगा, ये बेसलाइन जैसा ही काम करेगा। देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फीचर, यहाँ पे खुद से डेटा सेट बनाएंगे हम लोग में क्लासिफिकेशन करके। 4 2000 मतलब 4 फिर 104 फिर 204 फिर ऐसे करके करके नंबर ऑफ फीचर बढ़ा रहे हैं। डमी क्लासिफायर ट्रेन कर रहे हैं, उसको क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं, फिर के नेबर क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं और डेटा फ्रेम में सेट कर रहे हैं। समझ में आया मैं क्या किया? और फिर मैं यहाँ पे ये डेटा फ्रेम में बनाया मैंने इसको सेट। ज्यादा फीचर्स है ना तो टाइम लगेगा। बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे क्लासिफिकेशन बना रहे हैं, ये स्प्लिट कर रहे हैं डमी क्लासिफायर क्रॉस वैलिडेट। फिर हम यहाँ पे के नेबर क्रॉस वैलिडेट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ फीचर अपेंड कर रहे हैं और उसकी केएनएन की एक्यूरेसी और डमी की एक्यूरेसी हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इस डिक्शनरी के अंदर। समझ में आया? और फिर यहाँ पे हम ये बनाया और फिर यहाँ पे जस्ट इसको प्लॉट कर रहे हैं। देखो प्लॉट किया तो नंबर ऑफ फीचर जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे ये एक्यूरेसी है, वैसे 50 मतलब उतना ही परसेंट एक्यूरेसी रहा, 50% एक्यूरेसी रहा ना। और यहाँ पे देखो डमी की एक्यूरेसी धीरे धीरे धीरे, सॉरी ये तो हमारा डमी था, इसका एक्यूरेसी धीरे 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 कम हो गया और डमी जैसा ही काम कर रहा है, 55 पे ही है ना। समझ में आया? तो इसी को इसको कर्स ऑफ, इसको डायमेंशन का कर्स लगा हुआ है ना, श्राप। नंबर ऑफ डायमेंशन बढ़ेंगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा और यहाँ पे खत्म होता है हमारा नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे सपोज क्लियर।